स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। डेली इकोनॉमिक न्यूज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वसु कटारा। 25 नवंबर 2022 के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं डेली इकोनॉमिक न्यूज के सेशन में। सबसे पहला है ग्रेटर पुश फॉर मिलेट्स एंड दूसरा हमारा टॉपिक है आरबीआई ब्लेम्स ग्लोबल फैक्टर फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। के भारत में जो महंगाई देखने मिल रही है, इसका इंटरनेशनल लिंकेज आपको देखने मिलेगा। आई रिपीट, इसका इंटरनेशनल लिंकेज आपको देखने मिलेगा। सेशन की शुरुआत से पहले आप अगर हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वसु कटारा स्टडी IQ नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके साथ साथ मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studiiq.com, जिस पे आप जुड़कर अपने क्वेश्चंस, यूपीएससी प्रिपरेशन के जुड़े हुए क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 30 नवंबर 2022 से हमारा बैच 9 लाइफ फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। 8 AM मॉर्निंग 8 AM सेशन शुरू हो रहा है। ये कोर्स आपको वैसे 24,499 का देखने मिलेगा, बट 18,999 का कोर्स लेने के लिए आपको वसु लाइफ कूपन कोड यूज करना होगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा वसु लाइफ कूपन कोड यूज करके। 3 घंटे की क्लास होगी इस बैच में। 1000+ लाइव क्लासेस आपको देखने मिलेंगी। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, 1000+ आवर्स का कंटेंट सोचिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और रिवीजन मटेरियल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप आंसर लिखोगे रोज, हमारी टीम को भेजोगे, वो चेक करके आपको रिस्पॉन्स देगी, आपका फीडबैक आपको देगी, ताकि आप इंप्रूव कर सको आंसर राइटिंग में। सो ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 18,999 की अफोर्डेबल कॉस्ट में। सो जरूर आप हमारे कोर्सेज से जुड़िएगा studiiq.com वेबसाइट पर आकर, और प्रिपरेशन करिएगा यूपीएससी की हमारे साथ मिलकर। आज की पहली खबर एक्चुअली न्यूज में इसलिए चल रही है, न्यूज में इसलिए है, द रीजन बीइंग, तो अभी फिलहाल न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने फिलहाल अभी एक मीटिंग अरेंज हुई थी, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि ग्लोबल पुश दुनिया भर में अलग अलग देशों के द्वारा इंक्रीज करने की जरूरत है एफर्ट्स, ताकि कोविड से जो अभी चैलेंजेस अभी भी अलग अलग देश फॉलो कर रहे चैलेंजेस हैं उन देशों के अंदर, कोविड से जुड़े हुए चैलेंजेस उनको दूर कर सके, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके। मिलेट्स को, अगर आप मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, जवार, इन सब को मिलेट्स कहते हैं, अगर इनको प्रोड्यूस करोगे तो ये क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज उतने लेवल पे नहीं होगा जितना राइस या वीट को ग्रो करके होगा, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो दुनिया भर में कोविड सिचुएशन, जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है यूक्रेन रशिया वॉर की, और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। तब इन्होंने बात करी कि मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में भी चर्चा करी है। अब मिलेट्स क्या होते हैं आप पीछे देख सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बाजरा, रागी, जवार, इन सब का ये मिलेट्स कहे जाते हैं। अब इन मिलेट्स के लिए इंडिया बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पर पुश कर रहा है। इंडिया चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मिलेट प्रोडक्शन हो। हमने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया है, जिससे हम ग्लोबल लेवल पर पॉपुलैरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं मिलेट्स की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया हैज बेसिकली रेज्ड अवेयरनेस एंड इज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस। हमने जागरूकता को बढ़ावा दिया है और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला 2018 में ही ले लिया था कि 2023 को हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, अवेयरनेस बिल्ड करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अप्रूवल के बाद, यूनाइटेड नेशंस के अप्रूवल के बाद 2023 को ये इस ईयर के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, जिससे अवेयरनेस जनरेशन हो, जिससे कंट्रीज अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इस फूड आइटम को प्रोड्यूस करें। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया वाज द कंट्री हु टुक द लीड। इंडिया आगे बढ़ के अपने साथ 70 देशों को जोड़ पाया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करवा पाया। अब आप पूछेंगे सर ये मिलेट्स होते क्या है, इनका फायदा क्या होता है? मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए। बेसिकली गेहूं, चावल अगर आप उगाते हो, आपको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। ये नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जैसे कहीं पे पानी कम है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे भी उगाया जा सकता है। तो मतलब कहीं भी उगाया जा सकता है,
तो गरीब परिवार के लोग इसको बहुत आसानी से उगाकर अपना पेट भर सकते हैं, पीपल कमिंग फ्रॉम पुअर फैमिली। इससे आपको फूड सिक्योरिटी भी इंडिया में इंक्रीज होते हुए देखने मिलती है, न्यूट्रिशन लेवल लोगों का, बिकॉज दीज आर हेल्दी ऑप्शंस। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसमें फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर हमारे बाउल मूवमेंट के लिए, हमारे एक्सक्रीशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारा पेट साफ रहता है जिसको कहते हैं। उसके अलावा दिस इज अ हेल्दी फॉर्म ऑफ फूड, इट डज नॉट हैव एज मेनी लाइक, इट हैज बैलेंस्ड प्रोटीन की क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते जैसे राइस के अंदर, जैसे व्हीट के अंदर आपको देखने मिलते हैं। सो इट इज सजेस्टेड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स ऑल्सो, जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि भैया रागी, बाजरा, जवार, मक्का ये सब खाओ। चलो मक्का तो नहीं, पर रागी, जवार, बाजरा ये सब खाइए। तो हमें, अगर हमने ऐसा एक इवेंट, ऐसा इंटरनेशनल डे, बल्कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जैसा इवेंट करवाया है, तो इससे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिलेट्स के बारे में लोगों तक ये जानकारी फैल पाएगी। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग देश में ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, R&D के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, ताकि मिलेट प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पे बढ़ सके। अब मिलेट 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 बोले जा रहा हूं, ये क्या है? अरे जो बेसिकली ऐसे बाजरा जैसे अलग अलग आपको देखने मिलते हैं, स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस जो हर साल उगाई जाती है, स्मॉल सीड्स, छोटे बीज की फॉर्म में देखने मिलते हैं। ये आपका ज्यादातर सूखाग्रस्त इलाके, या वो इलाके जहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग हो सकती है, या जहां पर अगर पानी कम है वहां पे भी एग्रीकल्चर हो सकता है, या सब ट्रॉपिकल रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है। इनफैक्ट टेम्परेट रीजन, जो ठंड के इलाके हैं, हल्के फुल्के ठंड के इलाके, वहां पर भी जहां पानी की कमी है वहां पर भी उगाए जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, रागी, फिंगर मिलेट जिसे कहते हैं, जवार जिसको सौरघम कहते हैं, इसी तरीके से बाजरा हो गया, अलग अलग टाइप के वो आपको पॉपुलर सीड्स देखने मिलेंगे, मिलेट्स देखने मिलेंगे। ये तो इतने पुराने हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी आपको एविडेंस या इनका रेफरेंस देखने मिलता है। सो दीज आर क्वाइट ओल्ड इन नेचर एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ तो एक एस्पेक्ट है, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया स्टार्च कंटेंट उतना नहीं है, डायबिटीज पेशेंट्स भी ले सकते हैं। प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमारे बॉडी के लिए भी काफी अच्छे हैं। सस्टेनेबल ऑप्शन भी है, गरीब परिवार भी इन्हें आसानी से उगा सकता है, अफोर्ड कर सकता है और अपना पेट पाल सकता है। सो इट इज पुअर फ्रेंडली ऑल्सो, पुअर जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों के अंदर उगता है, पर जो इंडिया जैसी एक कंट्री है, इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज के अंदर इसकी ज्यादा आपको मात्रा में प्रोडक्शन देखने मिलती है। इंडिया, नाइजीरिया एंड देन चाइना, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का लगभग 55% प्रोडक्शन तो ये तीनों देश करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर इंडिया, फिर नाइजीरिया, नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, एंड थर्ड पे आता है आपका चाइना। तो कई ईयर्स से इंडिया एक बहुत बड़ा, एक मेजर प्रोड्यूसर होता आ रहा है मिलेट्स का, और इसीलिए इंडिया के हित में था कि हम ग्लोबल लेवल पर ऐसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करें। और इसीलिए अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है, वो भी हित में है, वो भी इंडिया के फेवर में है, ताकि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाया जा सके वेयर मिलेट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज प्रमोटेड। ऐसा देश जहां पर मिलेट्स का उत्पादन और उपभोग दोनों को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि दीज आर, आई टोल्ड यू, दीज आर लेस एक्सपेंसिव, गरीब परिवार भी अफोर्ड कर सकता है, न्यूट्रिशनली सुपीरियर है व्हीट और राइस, गेहूं, चावल के मुकाबले। ज्यादा फाइबर, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा विटामिन, ज्यादा मिनरल, ज्यादा आयरन, सारी चीजें तो मिल रही हैं, क्यों नहीं कंज्यूम करोगे इसे। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ कि इंडिया में अलग अलग एरियाज में कौन से टाइप के मिलेट्स उगाए जाते हैं। यू कैन हैव ए लुक, ठीक है ना। दीज आर रिच इन कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, रागी के डोसे होते हैं, रागी की रोटी भी होती है। रागी के अंदर हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट होता है दोस्तों, हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। यस, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं हमारे देश में लोगों की, खासकर बच्चों के अंदर, खासकर फीमेल्स के अंदर, यस और नो। तो इससे अगर आयरन कंटेंट हम ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे भारत में एक प्रॉब्लम है, फीमेल्स को लगभग 50% फीमेल्स को अनीमिया है, खून की कमी, ब्लड डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। उनको मिलेट्स के थ्रू आप उस ब्लड की कमी को, डेफिशिएंसी को भी पूरा कर सकते हो, बिकॉज दीज आर हैविंग हाई आयरन कंटेंट। अगर किसी को खून की कमी होती है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स होती हैं, वो लेनी होती है सप्लीमेंट्स के तौर पे। सप्लीमेंट क्यों लेना, जब यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो सप्लीमेंट क्यों लेना है दोस्तों। तो कई सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हाइजीन, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मोटापा, जैसे कि डायबिटीज़, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, ये ग्लूटेन फ्री है।
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इस वजह से दे आर सजेस्टेड, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सुपर क्रॉप भी कह सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है इसको बढ़ावा देने के लिए। हमने हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज किया है। मिलेट्स के अंदर बाजरा, रागी और जवार जैसी क्रॉप्स का जो सरकार दाम देती है किसानों को, सरकार गारंटी दे देती है कि किसानों से अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सरकार तो पक्का खरीद लेगी एडवांस में, फसल बोने से पहले, सोइंग सीजन से भी पहले। तो किसान सेटिस्फाई होकर, क्योंकि गारंटी मिल गई है, तो उगा सकता है जवार को। बस इतनी बात याद रखनी है। और गवर्नमेंट और भी कई सारे हेल्प कर रही है, असिस्टेंस कर रही है, ताकि इंडिया में हम प्रोडक्शन बढ़ावा दे सके। किसका? यस, मिलेट्स का, विच इज अ सुपर क्रॉप। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगली हमारी खबर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। देखिए, देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज दो हिस्सों में बटी हुई है और दो तरीके से चलती है। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड दूसरी तरफ आपकी एट द सेकेंड एंड यू हैव मॉनेटरी पॉलिसी विच इज रन बाय आरबीआई। ये आरबीआई संभालती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालती है फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई संभालती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है? एक ऐसी सरकार की नीति है, योजना है कि आप समझो आरबीआई के पास एक नलका है, पानी का नलका, वाटर टैप होता है ना, वाटर टैप ओपन करोगे, ग्लास रखोगे, भर जाएगा। वाटर टैप बंद करोगे, ग्लास भरने के बाद इट विल स्टॉप। ऐसी आरबीआई हमारे देश के अंदर लिक्विडिटी, कैश या लिक्विडिटी बढ़ाता घटाता रहता है एज पर द सिचुएशन। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, देश में बहुत ज्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने मिल रहा है आपको, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है देश में। तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई आपको, अगर इन्फ्लेशन है तो आपके हाथ में जो मनी सप्लाई है, जो पैसा हमारे पॉकेट्स में हम निकाल के खर्च सकते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खर्च सकते हैं। तो जो ज्यादा पैसा खर्चने तैयार है, अगर मैं एक सेलर हूं, मैं कह रहा हूं 100 रुपए का ले लो, मेरे सामने कोई कस्टमर कह रहा है चलो 150 रख लो, तो मैं तो ऑब्वियसली उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरे को तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आई विल टेक इट। सो दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी, दे विल पे मोर, एंड दैट इज व्हाई जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। दाम बढ़ने लगेगा चीजों का, और उसे कंट्रोल करना है तो जो मनी सप्लाई पहले से बहुत हाई है, आरबीआई उसे कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। बट आरबीआई ये एमपीसी के थ्रू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। आरबीआई की एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि कोशिश करती है हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच में ही बना रहे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, बिटवीन 2 to 6%, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इसके बीच में रखने की कोशिश की जाती है। सिंपल सी बात है जी। बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी फिलहाल ब्लेम किया है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर देखने मिल रही है, जिस वजह से ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यूरोप के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, एक ये बहुत बड़ा रीजन है। फिर कोविड पैंडेमिक ने भी तो बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर दी थी दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी के अंदर। कोविड पैंडेमिक वाज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। तो ये सारे रीजंस, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल शॉक, ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, कभी बढ़ा देती है कभी घटा देती है, तो प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फूड आइटम्स, खाने पीने की चीजों की दाम बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सो इट इज नॉट समथिंग विच वी कैन कंट्रोल, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये तो वो चीजें हैं जो हमारे हाथों में है ही नहीं, हमारी सीमा के बाहर है। तो हम क्यों ब्लेम सहें, आरबीआई क्यों ब्लेम सहे कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि जिम्मेदारी मिली हुई है इन्हें, इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना है, एक लिमिट में रखना है, 2 से 4% से ज्यादा ना हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल 2010 के अंदर कोई चीज का दाम 100 रुपए होता था, मान लो इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज हर चीज का दाम 100 रुपीज है, ऑन एन एवरेज, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूं।
तो 2022 में अगर वो बढ़ के 106 हो गया तो हम मानेंगे 6% इन्फ्लेशन बढ़ गया, 6% महंगाई बन गई, 6% महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपए की चीज आज 106 रुपए की हो गई है। फ्रॉम 100 टू 106 इट हैज गॉन। तो 2 से 6% की लिमिट, ऐसे जो मैंने परसेंटेज बताया ना, ऐसे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई थी टू एक्सप्लेन व्हाट इज इन्फ्लेशन, बट अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है सो मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड 6 की तो अभी कंडीशन हम ब्रीच कर ही चुके थे कुछ समय पहले, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन था इंडियन इकोनॉमी में, हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने मिल रहा है। इन्होंने बहुत प्रयास करे, एक रेट होता है रेपो रेट कहते हैं, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक कुछ रेट पर लोन देगा ना आपको, मान लो बैंक 7% रेट देता था, इतनी तुम्हारी ईएमआई इस इंटरेस्ट रेट से डिसाइड होगी कि प्रिंसिपल भी चुकाओगे और इंटरेस्ट भी चुकाओगे। अब ये बढ़कर 9% कर दिया, मेरे को पहले सस्ता लोन मिल रहा था, महंगा मिल रहा है, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट। और जब लोग कम लोन लेंगे, उनकी जेब में पॉकेट्स में कम पैसा होगा, मनी सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और इसको घटाया जाता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे 5% कर दिया मान लेते हैं, ऑलराइट। ऐसे केस में अगर अब इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग लोन, दोज हु आर नॉट टेकिंग लोन्स अर्लियर दे विल आल्सो बी, they might also come to take loans. If they are taking loans from bank will be pumping money in the economy. वो तैयार है लोन लेने के लिए, तो बैंक्स बहुत ज्यादा लोन देंगे, विस्तार करेंगे, और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इससे लोगों के पॉकेट्स में पैसा आएगा, दे विल हैव मोर परचेसिंग पावर, मोर कैपेसिटी टू पे, और ज्यादा पे करेंगे, ज्यादा कैपेसिटी होगी पे करने की, तो चीजें महंगी होने लगेंगी। और लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो सोचो ना व्हाट विल हैपन टू द पुअर पीपल, गरीबों का क्या होगा, उन पे कितना बोझ आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए कंट्रोल करना जरूरी है, मिनिमम मैक्सिमम रखना जरूरी है। अब आप पूछोगे मिनिमम 0% क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक लिमिट में हो, एक इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है, इट इज अ गुड थिंग, बट लिमिट में होना जरूरी है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, फूड क्राइसिस, फूड कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एनर्जी कॉस्ट, ऑयल की कॉस्ट, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट, बेसिकली क्रूड ऑयल, कोविड पैंडेमिक, ये सारी प्रॉब्लम्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोल दिया कि ग्लोबल लेवल पर ये डिसरप्शंस क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, इंडिया में चीज़ें महंगी आ रही हैं, और उस वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह, और ये टाइम के साथ ही कंट्रोल होगा। अभी इंस्टेंटली चुटकी बजा के शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कर पाएंगे, इट विल टेक सम टाइम। दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय द इंटरेस्ट रेट सेटर, मतलब आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है इंडिया के अंदर, उसने बताया, ग्लोबल फैक्टर्स को ब्लेम कर दिया सीधा सीधा इन्होंने, कि गवर्नमेंट को लिख के बताया इन्होंने कि ये ग्लोबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो इश्यूज, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हमें देखने मिल रहा है उसके लिए। ये बात आपको समझनी है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मैंने बता दिया, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो पॉलिसी जो हमारे देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, जिसके थ्रू आरबीआई अपनी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को, जो कि है प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा दे रहा है। आरबीआई ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934, और इसके थ्रू जरूरी हो जाता है कि इंडिया के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बढ़ सके। आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया, इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2 है, तो कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ दिख सकता है 4% ±2 का मतलब भी 2 से 6% ही होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो बस मुद्दे की बात ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी करंटली ये डिसाइड किया हुआ है, हो सकता है 5 साल बाद जाके, बिकॉज इट कैन चेंज वंस इन एवरी 5 ईयर्स, ये चेंज हो सकता है, रेगुलरली चेंज हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी या मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, कमिटी है वैसे तो, क्या किसी सेक्शन के तहत, आरबीआई एक्ट के किसी सेक्शन के तहत बनाई गई है? यस, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB, सेक्शन 45ZB के तहत ये तैयार की जा सकती है। सेक्शन 45ZB आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC बना सकती है। 6 लोगों की कमिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा सकती है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन में लिखा है, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट 1934,
इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, यहां पे गुगली मार सकती है यूपीएससी आपके साथ। और यस 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, इस पर भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर होंगे और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। 3 आरबीआई के मेंबर्स में से एक गवर्नर तो होंगे ही होंगे, शक्तिकांत दास जी है फिलहाल, एज पर 45ZB। ये कौन सा सेक्शन है 45ZB? ये आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन देखने मिलेगा। इनका टारगेट है कि इन्हें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, ये बात याद रखें। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के खुद, जिसमें आरबीआई के गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के, एंड थर्ड विल बी एन ऑफिसर जो कि आरबीआई के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो 3 लोग कौन है? आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है जिनकी जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट संभालने की, एंड थर्ड जो है आपके वो कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं आरबीआई के, जो कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। रेस्ट 3 कौन होते हैं? टोटल 6 थे, तो बाकी 3 कौन है? बाकी 3 वो लोग हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसी कॉलेज के प्रोफेसर को, किसी कॉलेज के डीन को अपॉइंट किया जा सकता है, किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है जो ईमानदार हो, जिनके पास एबिलिटी हो, मतलब हाई प्रोफेशनल वैल्यू हो। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हों, कॉलेज प्रोफेसर हो, जिनको इकोनॉमी का अच्छा ज्ञान हो, इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज हो, बैंकिंग फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो, मॉनेटरी पॉलिसी की अच्छी नॉलेज हो, तो उन लोगों को बुलाया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मेंबर बनाया जा सकता है। अ पर्सन विद हाई इंटेग्रिटी, हाई एबिलिटी, ईमानदार हो, नॉलेजेबल हो, ऐसे लोग चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी बना सकती है। कल जाके गूगली मार दे यूपीएससी की 12 मेंबर कमेटी होती है। नो, इट्स अ 6 मेंबर कमेटी। इसमें ये कह दे कि ऑल 6 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई। नो, 3 कैन बी फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी ला सकती है लोगों को। तो इसको 2016 में बनाया गया था ताकि हमारे देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर सके। हर 3-3 महीने में या जब भी चाहे मुलाकात कर सकते हैं, ताकि इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज किया जा सके। ये मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मुद्दे की बात थी। और इन्होंने अभी गवर्नमेंट को बोला है कि जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिया में नहीं, वो ग्लोबल लेवल पर है, इसलिए महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही, हमें कुछ मत कहना। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट द न्यूज़ वाज। आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। और बस आज के सेशन में इतना ही। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वसु कटारा स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कवरेज फाउंडेशन से शुरुआत से ही एनसीईआरटी की अच्छे से आपको कवरेज करनी है। सो फॉर दैट हमने अभी एनसीईआरटी का बैच लॉन्च किया है। एंड द बेस्ट थिंग, 100 डेज में सारी एनसीईआरटीज लाइव फॉर्मेट में कवर कराएंगे। मैं खुद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको। इस बैच में आपको जुड़ना है। एंड द प्राइस इज वेरी नॉमिनल। क्लासेस 5 दिसंबर से, वैसे 6 से स्टार्ट होंगी, 5 से कोर्स लॉन्च हो जाएगा। 7 PM शाम को 7 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होंगी। इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सारी एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड बेसिक से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप रेडी हो पाओगे यूपीएससी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो एनसीईआरटीज कवरेज, अब आप बेस्ट थिंग, द बेस्ट यूएसपी, ये लाइव बैच है और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, हाउ मच, 1500 रुपीज के प्राइस पर, 1500 रुपए के प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आपको 1500 पे लेना है, अनलॉक करना है मैक्सिमम डिस्काउंट एडमिशन के दौरान, जिसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी फैकल्टीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोसाइटी वो सब पढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं आपको, दैट वी विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स। यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट। और ज्वाइन करते टाइम, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो आप कोई भी कोर्स में आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स स्टडी IQ से जुड़ के लेना चाहते हो तो उसमें वसु लाइफ कूपन कोड अप्लाई करिएगा। इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जहां भी पॉसिबल होगा वो अनलॉक हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। वसु, मेरा नाम है वसु कटारा, लाइव क्योंकि लाइव बैच होगा। तो बैच 9 में भी जुड़ सकते हैं। इसमें शुरू से लेकर अंत तक कवरेज कराई जाएगी सारे टॉपिक्स की। और अलग से सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एनसीईआरटी बैच है। ये सब आपको studyIQ.com पे देखने मिलेगा। सो यू कैन जॉइन अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड लक। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।